गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे अध्याय किसान, जमींदार और राज्य को जंगल और कबीलों के पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने मुगल साम्राज्य के अधीन किसान और जमींदारों के बारे में अध्ययन किया, उस समय के ग्रामीण समुदाय के परिवेश के बारे में जाना, उस समय की खेती के बारे में जाना। ये सभी विस्तृत जानकारियाँ हमें आईने अकबरी से मिलती है। आइए अब हम गांव से परे भी एक समाज था जिसका अपना एक अस्तित्व था, उसके बारे में हम जानते हैं। ये जो लोग हैं ये कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। और जंगलों के अंदर इन लोगों ने अपने अपने क्या बनाए हुए थे? कबीले बनाए हुए थे। क्या बनाए हुए थे? कबीले बनाए हुए थे। और इन कबीलों का एक मुखिया होता था जिसको क्या बोला जाता था? सरदार बोला जाता था। यदि हम भारत के उत्तरी मैदानों की बात करें जहां पर बहुत ही गहनता के साथ खेती की जाती थी, इसके अलावा भी भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें झारखंड, मध्य भारत, पूर्वोत्तर, पश्चिमी घाट, इन क्षेत्रों के अंदर मैदान बहुत कम थे और यहाँ पर पूरी की पूरी जो भूमि है वो जंगलों से घिरी हुई थी। वैसे तो उस समय में जमीन का कितना प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा हुआ था उसका औसत निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी स्रोतों के आधार पर, हमारे पास एक स्रोत है आयन, उसके आधार पर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि करीबन करीबन उस समय में 40% जो ज़मीन थी, 40% जो हिस्सा था उस पर क्या थे? वन थे, यानी कि जंगल थे। और इन जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, जंगली। और आज के परिदृश्य में अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? असभ्य लोगों के लिए। आज अगर हम किसी को जंगली कहते हैं तो उससे हमें ये अनुमान लगता है कि ये असभ्य व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं था। जंगली जो शब्द है ये शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जो लोग जंगल के उत्पादों पर, जो लोग जंगल के उत्पादों पर अपनी आजीविका चलाते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। जो लोग अपनी आजीविका जंगल या जंगल से जुड़े हुए उत्पादों से चलाते थे उन लोगों को उस समय क्या कहा जाता था? जंगली कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के अंदर सभ्यता नहीं थी, वो लोग बिल्कुल असभ्य थे, गंवार थे, अनपढ़ थे। इन लोगों का जो गुजारा होता था वो किससे होता था? जो जंगल के उत्पाद है उससे होता था, या फिर जंगल के अंदर जो पशु होते थे उनका शिकार करने से होता था, या वहां पर वो लोग स्थानांतरित खेती करते थे। एक जगह की भूमि को साफ करके, स्थानांतरित खेती का मतलब था वन के किसी भी एक हिस्से के ऊपर से वनों को साफ करके उस जमीन के ऊपर खेती करना, और एक निर्धारित समय तक खेती करने के बाद उस भूमि को खाली छोड़ करके आगे की जो दूसरी भूमि होती थी उसके ऊपर जंगलों को साफ किया जाता था और वहां पर खेती की जाती थी। तब तक दूसरा जो क्षेत्र था उस भूमि के ऊपर वन जो है उग आते थे। इस प्रकार वनों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती थी। तो वहां रहने वाले जो लोग थे उनको भील बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भील बोला जाता था। भीलों के समुदाय होते थे। और ये लोग क्या करते थे? जब बसंत का मौसम आता था तब तो क्या होता था? जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधे होते थे उनके ऊपर फल फूल लगने शुरू हो जाते थे, उनको इकट्ठा कर लेते थे। जब मौसम गर्मी का आता था तो ये लोग क्या करते थे? मछली पकड़ना शुरू कर देते थे। क्या कर देते थे? मछली पकड़ना जो है ये लोग शुरू कर देते थे। और जैसे ही महीना किसका आता था? मानसून का। और मानसून का जब महीना आएगा तो अच्छी वर्षा होगी तो ये फिर क्या करते थे? खेती करते थे। यानी कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है। बसंत के मौसम में तो क्या किया जाता था? जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते थे। गर्मी के मौसम में क्या करते थे? ये लोग मछली पकड़ते थे। और मानसून के मौसम में ये लोग क्या करते थे? खेती करते थे।
और ये सिलसिला लगातार उनकी जो गतिशीलता थी उसको बुनियाद के ऊपर खड़ा करता था और उनकी बुनियाद को मजबूत करता था। और ये लोग क्या करते थे, इनकी एक खास बात थी, इनको खानाबदोश भी कहते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इसके अलावा अगर राज्य की हम बात करें तो राज्यों का जो नजरिया था जंगलों के बारे में वो अलग था। जंगलों के बारे में जो राज्य है वो क्या सोचते थे, तो उनका जो नजरिया था वो अलग था। वो क्या सोचते थे, वो ये कहते थे कि जो जंगल है वो उलटफेर करने वाला इलाका है। जंगल क्या है, उलटफेर करने वाला क्या है, एक इलाका है। क्यों है, उन्होंने कहा था कि बदमाश जो लोग होते हैं वो कहां पर छिपते हैं, जाकर के इन जंगलों में छिपते हैं। उनके लिए जो है ये रक्षा कवच का काम करता है। तो मुगल बादशाह, जो पहले मुगल बादशाह हुए हैं बाबर, कौन हुए हैं, बाबर, पहला मुगल बादशाह था बाबर, जिसने 1526 से लेकर के 1530 तक भारत के ऊपर क्या किया, शासन किया। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1526 के अंदर पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसके अंदर इब्राहिम लोदी को हरा करके इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। तो वो हमेशा कहता था कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच है जिसके पीछे परगने के लोग, यानी कि जो जिले उन्होंने बांटे हुए थे, उनका जो क्षेत्र है वो परगनों में बटा हुआ था, वहां के लोग जो है कड़े विद्रोही हो जाते हैं और क्या करते हैं, कर देने से मुकर जाते हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है जंगलों के अंदर घुसपैठ। कि जो जंगल है उनके अंदर जो है घुसपैठ भी जो है जारी की जाती थी। वो क्यों की जाती थी, क्योंकि सेना को किसकी जरूरत होती थी, हाथियों की जरूरत होती थी। तो हाथियों को पकड़ने के लिए जंगल के अंदर जो है लोग घुसपैठ करते थे। और यहां तक जंगल वासियों से भी मुगल शासन काल के अंदर पेशकश ली जाती थी, उसके अंदर हाथी शामिल होते थे। पेशकश का मतलब होता था, कई बार ये प्रश्न आ जाता है पेशकश से आप क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे मुगल राज्य में राजाओं को लोगों द्वारा दी जाने वाली भेंट, इसको हम क्या कहते थे, पेशकश कहते थे। और वो पेशकश के रूप में क्या करते थे, इनको अक्सर हाथी देते थे। इसके अलावा भी एक दूसरा जो तरीका था इन जंगलों में जाने का वो था शिकार। राजा जो है शिकार के बहाने, किसके बहाने, शिकार के बहाने समय समय पर जंगल का निरीक्षण करते थे। हम जब भी राजाओं की इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी कहानियों को देखते हैं, तो लेखक जो होते थे शिकार का एक दृश्य जरूर जो है उन कहानियों के अंदर डालते थे। और इससे क्या होता था, राजा शिकार करता था और व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से मिलता था, उनकी जो समस्याएं होती थी उनको जानने का प्रयत्न करता था। और इसीलिए दरबारी जो कलाकार होते थे चित्रों के अंदर किसका विषय लेकर के आते थे, बार बार शिकार का विषय लेकर के आते थे। अभी मैंने आपको बताया था जो पेशकश है उसका क्या अर्थ है, यहाँ देखिए, मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट। और परगना जो होता था वो एक जिला होता था, प्रांतों की जो एक प्रशासनिक इकाई होती थी, उसको क्या बोला जाता था, परगना बोला जाता था। उसके बाद में तीसरी जो महत्वपूर्ण जो काम था वो था वाणिज्यिक खेती। अब ये वाणिज्यिक खेती भी जंगलों में भी होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि एक तो मोम, दूसरा शहद और तीसरा लाख, ये तीनों के तीनों वस्तुओं को व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये सारी वस्तुएं कहां से प्राप्त होती थी, जंगलों से प्राप्त होती थी। इसलिए व्यापारी वर्ग जो है जंगलों के कबीले से जुड़े हुए थे। और कुछ कबीले ऐसे थे जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थलीय व्यापार भी करते थे। इन कबीलों के बहुत से लोग ऐसे होते थे जो जमीनी व्यापार करते थे। उसके अंदर एक कबीले का नाम आता है लोहानी कबीला। कौन सा कबीला आता है, पंजाब का लोहानी कबीला। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है कौन सा जो कबीला है वो भूमिगत जो है व्यापार करता था, तो कौन सा कबीला करता था, पंजाब का लोहानी। तो ये पंजाब के जो गांव और जो शहर होते थे उनके बीच जो व्यापार होता था उसके अंदर भी क्या करते थे, शिरकत करते थे। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, जो जंगलवासी थे उनके जीवन में बदलाव आया और पहली बार कबीलों के सरदार बनने शुरू हो गए।
और कुछ तो ग्रामीण समुदाय ऐसे थे कि सरदार बड़े आदमियों की तरह अपना व्यवहार करते थे, और कई कबीलों के सरदार तो धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने आसपास की जमीन के ऊपर क्या कर लिया, जमीन पर कब्जा कर लिया, और क्या बन गए, जमींदार भी बन गए। क्या बन गए, जमींदार बन गए। अब उन जमींदारों को अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, सेना की जरूरत पड़ी। यह समाज को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं हम, किसकी जरूरत पड़ी, सेना की। तो वो कबीलों के जो जमींदार होते थे वो अपनी सेना को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, अपने जो भाईबंद होते थे, अपने क्या होते थे, भाईबंद जो होते थे, उनको सेना में शामिल करते थे। और उस समय सिंध का जो इलाका था, अफगानिस्तान के पास का लगता, वहां हमें पता लगता है कि बहुत से कबीले ऐसे थे जिनके पास 6,000 सैनिक होते थे। कितने सैनिक होते थे, 6,000 तक जो है सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे उनके पास, पैदल सिपाही होते थे। और इसी का एग्जाम्पल हमें असम के अंदर मिलता है। असम के अंदर अहोम राजाओं ने शासन किया था, और इन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम क्या पड़ा था, असम पड़ा था। अहोम, अहोम यही ये कबीले के ही लोग थे, और धीरे धीरे क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। और इन अहोम के अपने सैनिक होते थे जो भूमि के बदले में सेवा प्रदान करते थे, उनको पायक बोला जाता था। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, पायक से आप क्या समझते हैं। तो अहोम राज्य में, अहोम राज्य में भूमि के बदले सैनिक सेवा देने वाले, सैनिक सेवा देने वाले लोगों को क्या बोला जाता था, पायक बोला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके अलावा यहां पर अहोम राजा क्या करते थे, जो जंगल के अंदर हाथी होते थे उनको पकड़ने के ऊपर भी उन्होंने क्या किया हुआ था, एकाधिकार, कि हमारे अलावा इस जंगल से कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, हाथी को जो है पकड़ नहीं सकता है। और धीरे धीरे यही जो कबीला व्यवस्था है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, राजतंत्र में। यानी कि कबीले के सरदारों ने अपने आप को क्या बना दिया, उस क्षेत्र का राजा बना दिया, और एक नई व्यवस्था शुरू हो गई जिसका नाम था राजतंत्र। और धीरे धीरे जो है ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, एक ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास, वो कौन सा है, आयन। आयन से हमें जो है इन सारी चीजों की जानकारी मिलती है। और धीरे धीरे जंगल के जो इलाके थे वो नए सांस्कृतिक जो प्रभावों के विस्तार की यहां पर शुरुआत हुई। और कुछ इतिहासकार हमें यह भी बताते हैं कि जो नए बसे हुए इलाके थे उसके अंदर जो खेती और समुदाय के जो लोग थे उन्होंने धीरे धीरे किस धर्म को अपना लिया था, इस्लाम धर्म को। किस धर्म को अपना लिया था इन लोगों ने, इस्लाम धर्म को जो है अपनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है जमींदार। और जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक ये पाठ हमारा क्या रहेगा, अधूरा। क्योंकि जमींदार के बगैर अगर हम इस पूरे पाठ के अंदर कोई भी अध्ययन करेंगे तो हमारी दास्तान जो है वो क्या रहेगी, अधूरी रहेगी। तो गांव के अंदर रहने वाला एक तबका, इसकी अगर हम बात नहीं करते हैं तो फिर हम ये मानेंगे कि हमारा ये पाठ जो है वो क्या है, अधूरा है। उस समय की जो व्यवस्था थी किसान जमींदार और राज्य के अंदर, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं। तो हम एक ऐसे तबके की बात कर रहे हैं यहां पर जिसका नाम तो जरूर जमींदार था। नाम तो जरूर क्या था, जमींदार। जमींदार का अर्थ होता था जमी का मालिक। जमी का मालिक यानी कि जो व्यक्ति जमीनों के क्या होते थे, मालिक होते थे, जिनकी जमीनों के ऊपर अपनी मलकियत होती थी। मलकियत का मतलब होता है मालिकाना हक होता था। तो मुगल साम्राज्य के अंदर जमींदार भूमि के क्या होते थे, स्वामी होते थे। भूमि के स्वामी होने के बाद भी इन लोगों की जो कमाई है वो किससे होती थी, खेती से होती थी। लेकिन ये खेती नहीं करते थे, एक खास बात थी इस वर्ग की, ये खेती नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे, पर कमाई इनकी किससे होती थी, खेती से होती थी। एक खास बात थी इस वर्ग की, इनको कमाई कहां से मिलती थी, खेती से मिलती थी। दूसरी इनकी खास बात क्या होती थी, ये जमीन के मालिक होते थे। क्या होते थे, जमीन के मालिक होते थे। तीसरी इनकी विशेषता क्या होती थी, समाज में इनकी ऊंची हैसियत होती थी। समाज में इनकी क्या होती थी, ऊंची हैसियत होती थी। चौथी बात क्या थी, इनको समाज के अंदर जो है सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली थी। इस ऊंची हैसियत की वजह से इन्हें समाज में सामाजिक और आर्थिक क्या है, सुविधाएं मिली हुई थी। और तीसरी जो इनकी जो खास बात थी, इन चार के अलावा पांच, ये राज्य को अपनी सेवा देते थे।
राज्य को अपनी क्या देते थे, सेवा देते थे। वो कैसे देते थे, लोगों से कर इकट्ठा करके ये राजस्व में क्या करते थे, जमा करते थे, जिससे राजा को क्या होती थी, आमदनी होती थी। जमींदारों की जो समृद्धि है उसकी सबसे बड़ी जो वजह होती थी वो क्या होती थी, इनकी जो जमीन होती थी वो व्यक्तिगत होती थी। ये जमीन के खुद क्या होते थे, मालिक होते थे, और इसलिए उसको क्या कहा जाता था, इनकी मिल्कियत कहा जाता था। एक शब्द हम बहुत अधिक यहां पर पढ़ेंगे, मिल्कियत। मिल्कियत का मतलब होता है जो व्यक्ति इस जमीन का स्वयं मालिक हो, वो उसकी क्या कहलाती है, मिल्कियत कहलाती है। और इस जमीन का ये जमींदार क्या करते थे, निजी इस्तेमाल करते थे। और इस जमीन के ऊपर वो किससे काम करवाते थे, या तो दिहाड़ी मजदूरों से काम लेते थे, या फिर वो किससे लेते थे, पराधीन यानी कि गुलाम मजदूर से, क्योंकि उसमें गुलाम प्रथा भी थी। जो लोग दास होते थे या उनसे काम लेते थे। और जमींदारों की एक खास बात होती थी, ये अपनी जमीन को अपनी मर्जी से क्या कर सकते थे, किसी को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे, इतने स्वतंत्र थे। जमींदारों की जो ताकत है वो इस बात से भी आती थी कि जो वो लोग अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल करते थे, तो लोगों को ये भय रहता था कि ये व्यक्ति जो है राजा के क्या है, निजी व्यक्ति हैं। इन लोगों के पास वित्तीय अधिकार भी थे। इन लोगों को कर उगाने के बाद जो कर ये जमा करवाते थे राजकोष में, उसके बदले में इन्हें क्या मिलता था, मुआवजा मिलता था। क्या मिलता था इनको बदले में, मुआवजा मिलता था। इसके अलावा एक खास बात और थी इस वर्ग की, इनके खुद के क्या होते थे, सैनिक संसाधन होते थे। क्या होते थे, सैनिक संसाधन। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र के अंदर जमींदार का क्या नहीं कर पाता था, विरोध नहीं कर पाता था। और बहुत से जमींदार तो ऐसे होते थे जिन्होंने किलों का निर्माण भी किया हुआ था, जिनके पास अपने घुड़सवार होते थे, जिनके पास अपना तोपखाना होता था, जिनके पास अपने पैदल क्या होते थे, सिपाही होते थे। तो यदि हम किसकी बात करें, मुगल कालीन ग्रामीण सामाजिक संबंध की अगर बात करें और कल्पना कर लें कि वो एक पिरामिड के आकार का था। किसके आकार का था, पिरामिड के आकार का। और पिरामिड का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है। तो पिरामिड का जो शीर्ष था उसके ऊपर कौन बैठता था, राजा बैठता था। और सबसे नीचे कौन बैठता था, किसान बैठता था। इसका जो आगे जो संकरा भाग है ये वाला, यहां पर कौन व्यक्ति होता था, जमींदार था। यदि हम एक पिरामिड के रूप में उस समय की सामाजिक जो है संरचना का अगर अध्ययन करते हैं तो उसके संकरे भाग के बीच के अंदर कौन व्यक्ति बैठा हुआ था, उस समय जमींदार बैठा हुआ था, जो सबसे महत्वपूर्ण क्या था, कड़ी था। इसलिए अबुल फजल ये बात कहता है कि ऊंची जाति के जो ब्राह्मण और राजपूत होते थे, इनके गठबंधन ने ग्रामीण समाज के ऊपर अपना पहले से ही क्या कर रखा था, ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसके अलावा जो उस समय के समसामयिक जो दस्तावेज हमें मिलते हैं उसके अंदर जंग के अंदर जो है जीत जमींदारों की उत्पत्ति का क्या रहता था, संभावित स्रोत। जीत का मतलब हो गया यहां पर जमींदार जो है दूसरे जो कमजोर लोग होते थे उनकी जमीनों को क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे। जबरदस्ती कमजोर लोगों को की जमीन को हड़प लेते थे ताकि वो अपनी जमींदारी का क्या कर सके, फैलाव कर सके। लेकिन इसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि राज्य जो है इस प्रकार की किसी भी घटना को अंजाम देने की इजाजत नहीं देता। और अगर इस तरीके की कोई कार्यवाही की भी जाती थी तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता था, राज्य आदेश होता था। बिना राज्य के आदेश के कोई भी जमींदार जो है किसी की जमींदारी को क्या नहीं कर सकता था, छीन नहीं सकता था। तो जमींदारी जो है उसको पुख्ता करने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी। धीमी क्यों थी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जो जंगल होता था उन जंगलों को साफ करके, उन जंगलों को क्या करते थे, साफ करते थे, उसके ऊपर किसानों को बसाते थे। एक तो ये जरिया था जिसके जरिए वो जमींदारी को क्या करते थे, बढ़ाते थे। दूसरा क्या था, या वो क्या करते थे, अपने जो अधिकार होते थे वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर देते, हस्तांतरित। किसी भी जमींदार के पास जमीन है वो फिर क्या करता था, अपनी उस जमीन को आगे किसानों में क्या कर देता था, हस्तांतरित कर देता था और बदले में कर लेना शुरू कर देता था। और खुद कहां पर चला जाता था, शहर में रहने के लिए चला जाता था। उसको हम हस्तांतरण बोलते हैं। या फिर क्या होता था, राज्य के आदेश से भी जो है इस जमींदारी को क्या किया जाता था, घटाया या बढ़ाया जा सकता था। या फिर जमींदार क्या करते थे, दूसरे जमींदारों की जमीन को क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे। और ये वही प्रक्रियाएं थी जिसके जरिए अपेक्षाकृत जो निचली जातियों के लोग होते थे वो जमींदारों के दर्जे में क्या हो जाते थे, दाखिल हो जाते थे। क्यों हो जाते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी को धड़ल्ले से खरीदा और बेचा जाता था। तो जिस जमींदार की जमींदारी कोई दूसरा व्यक्ति खरीद लेता था, उस जमींदारी में रहने वाले लोग जो है उस जमींदार के अधीन चले जाते थे।
मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो एक जमींदार है ए, एक जमींदार का नाम तो क्या है ए, उसकी जमींदारी के अंदर 100 किसान काम करते हैं। दूसरा है बी, वो भी जमींदार है, उसकी जमींदारी के अंदर 1000 किसान काम करते हैं। तो बड़ा जमींदार कौन हुआ? बी। और सपोज करो ये बी जो है ए की जमींदारी को खरीद ले, तो इसकी जमीन के ऊपर काम करने वाले ये 100 किसान भी किसके साथ चले जाएंगे? फिर बी के साथ। इसे कहते हैं कि जो निचली जातियों के लोग हैं वो जमींदारों के दर्जे में क्या हो जाते थे? दाखिल। अब ये 100 किसके दर्जे में दाखिल हो गए हैं? बी के। अब इसके पास किसानों की संख्या कितनी हो गई है? 1100। इसके कहने का भाव ये था क्योंकि इस काल के अंदर जमींदारी जो है धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। क्यों बेची जाती थी? क्योंकि ये जमींदार जो है अपनी शाही शानो शौकत के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करते थे, और जब उनके पास पैसा खत्म हो जाता था तो ये दूसरे जमींदारों से कर्ज लेते थे, और वो कर्ज इसी शर्त पे लिया जाता था कि वो अपनी जमींदारी को उसके क्या कर दे? नाम कर दे। तो कई बार हमें ये पता लगता है कि जो बहुत से परिवार ऐसे भी हमें मिलते हैं जो जमींदारियों पर पुख्ता होने का जो है मौका भी देते थे। तो मसलन राजपूत और जाटों ने एक रणनीति अपना करके जो उत्तर भारत की जो जमीन है उसके बहुत बड़ी पट्टियों के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया, और यहां पर बड़ी बड़ी जमींदारियां उन्होंने क्या कर दी? खड़ी कर दी। इसके अलावा मध्य भारत और पश्चिमी बंगाल के अंदर भी वहां के किसानों और पशुचारियों ने भी जो है बड़ी बड़ी जमींदारियों को खड़ा किया। जमींदारों ने क्या किया? सबसे पहले जो खेती लायक जो जमीन थी उसको बसाने की अगुवाई की। वहां पर खेतीहरों को जो है खेती का साजो सामान दिया, उधार दिया, और वहां बसने में भी उनकी क्या की? मदद की। और उसके बाद जो जमींदारी की जो खरीद फरोख्त होती थी उससे क्या हुआ? गांवों के अंदर मुद्रा का प्रचलन हो गया। जो खरीद और बेच होती थी वो किससे होती थी? मुद्रा से। तो पहली बार भारतीय गांवों के अंदर कौन सी प्रणाली चली आई? मौद्रीकरण की प्रणाली जो है चली आई। और जमींदार जो अपनी मलकियत की जो जमीन होती थी उससे जो फसल उगती थी, उससे जो फसल पैदा होती थी, उसको बेचने के लिए उन्होंने क्या लगाने शुरू कर दिए? बाजार लगाने शुरू कर दिए, जिनको उस टाइम में हाट भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हाट बोला जाता था। हमें ऐसे सबूत मिलते हैं कि जमींदार जो है अक्सर क्या करते थे? बाजार लगाते थे, और वहां पर किसान भी अपनी फसल बेचने के लिए आते थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि किसानों का जो है शोषण करने वाला तबका कौन था? जमींदार था। क्योंकि जमींदार के किसानों के साथ जो रिश्ते होते थे वो पारस्परिक होते थे, पैतृकवादी होते थे, और संरक्षण का पुट भी होता था। क्योंकि जिस जमींदारी में जो किसान काम करता था उसको अगर रोग के समय, कोई बीमारी के समय अगर पैसे की जरूरत होती थी तो उसे कौन देता था? वो जमींदार देता था। विवाह करने के समय अगर उसे पैसे की जरूरत होती थी तो उसे पैसा कौन देता था? जमींदार। यानी कि वो उनका संरक्षक था, उनका आपस में परस्पर संबंध था। और ये संबंध जो है वो क्या चले आ रहे थे? पीढ़ियों तक चले आ रहे थे। इसको क्या बोला गया था? पैतृकवाद। लेकिन एक और जो भक्ति संत हुए, भक्ति जो आंदोलन हुए, उन्होंने जाति प्रथा और दूसरे जो अत्याचार थे उनकी बहुत निंदा की, लेकिन उन्होंने कभी भी जमींदारों के खिलाफ कभी कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये किसानों के शोषक है या उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। उन्होंने हमेशा किसको निशाना बनाया था? जो राजस्व अधिकारी होते थे उनको निशाना बनाते थे। वो कहते थे कि ये जो राजस्व अधिकारी है ये किसानों का शोषण करते हैं, न कि जमींदार करते हैं। इसीलिए जब भी कभी विद्रोह होता था तो हमेशा किसान जो है किसका साथ देते थे? जमींदारों का साथ देते थे हमेशा। क्यों? क्योंकि किसानों की जो सारी समस्याएं होती थी उनको दूर करने का एकमात्र साधन कौन था? वहां पर जमींदार थे। उसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास हमारा पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है भू राजस्व प्रणाली। कि जो भूमि से राजस्व को इकट्ठा किया जाता था उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो उस प्रशासन तंत्र को समझने के लिए यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल होता है, दीवान। और दीवान जो शब्द है ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द था। ये शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था जिसको वित्तीय अधिकार मिले हुए थे। क्या मिले हुए थे? वित्तीय अधिकार, जिसे कर जो है लगाने का, कर इकट्ठा करने का, कर का लेखा जोखा रखने का जो अधिकार था, राजस्व का आंकलन करने का, उसकी वसूली का अधिकार जिस व्यक्ति को दिया गया था उसको क्या बोला जाता था? दीवान बोला जाता था। और इसी की देखरेख के अंदर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की क्या होती थी? जिम्मेदारी। यही व्यक्ति पूरे राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती थी, उसकी जो वित्तीय व्यवस्था होती थी, उसको क्या करता था? देखता था। इसलिए हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में क्या हो गए? दाखिल हो गए।
क्योंकि उन्हें अपने इलाके में आने वाले राजस्व के आंकलन और वसूली को करना क्या था, जरूरी था। और लोगों के ऊपर कर का जो बोझ का निर्धारण करने से पहले, जो कर लगाया जाता था लोगों पर, उसका निर्धारण करने से पहले क्या किया जाएगा कि राजा यह सोचता था कि उस जमीन के ऊपर कर कैसे लगाया जाए। तो इसलिए उसने दो प्रकार की व्यवस्थाएं यहां पर लागू की थी, दो खास किस्म की सूचनाएं वो प्राप्त करता था राजा वहां से। पहला तो होता था कर का निर्धारण करता था। पहले पहले तो क्या करता था, जो टोटल भूमि होती थी उसकी पैमाइश करके और उसका निर्धारण कर देता था कि इतना कर हमें मिलेगा। कर निर्धारण के बाद में दूसरा जो काम होता था वो होता था वास्तविक वसूली, कि वास्तव में जितना कर हमने लगाया था क्या वास्तव में वो हमारे पास आया। और जो वास्तविक जो वसूली होती थी उसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता था। पहला तरीका तो होता था जमा, और दूसरा क्या होता था, हासिल। जमा का मतलब तो यह होता था कि कुल कितनी रकम आनी चाहिए, कुल कितनी रकम मिलेगी राजस्व से, वो तो क्या कहलाती थी, जमा, यानी कि कुल जोड़। जमा का मतलब क्या होता है, कुल, कि कुल कितनी मिलेगी। हासिल का मतलब था प्राप्त हुआ, कि जो टोटल हमें मिलना चाहिए था जमा, उसमें से हमने कितना हासिल कर लिया, कितना हमें क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और इन सब की जो आंकड़े होते थे उसको इकट्ठा रखने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी जिसका नाम था अमील गुजार, या इसको क्या बोला जाता था, राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी। कई बार ये प्रश्न आ जाता है अमील गुजार से आप क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ कि अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में राजस्व की जो वसूली करने वालों की जो काम की जो सूची होती थी, जो काम किए जाते थे, उसको निर्धारित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, अमील गुजार। और ये कोशिश करता था, राजा उनको आदेश देता था कि जितना भी हो सके, अमील गुजार को आदेश दिया जाता था कि वो नगद में कर ले। कर किस में ले, नगद में। हालांकि फसल के रूप में भी कर देने की छूट रखी जाती थी, लेकिन ये कोशिश उनकी ये रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो वसूली किसके अंदर की जाए, नगद में की जाए। और इसके लिए क्या किया जाता था, सबसे पहले पूरे प्रांत के अंदर जो जमीन जोतने के लायक है, क्या की जोतने के जो लायक जो जमीन है उसकी क्या की जाती थी, नपाई की जाती थी। पहले क्या की जाती थी, उसकी नपाई की जाती थी। तो ये सारी की सारी चीजें हमें किससे मिलती है, अबुल फजल ने जो आयन लिखी है उसके अंदर ये सारे के सारे आंकड़ों की हमें क्या मिलती है, व्यवस्था मिलती है। और 1665 के अंदर औरंगजेब ने तो एक आदेश भी जारी कर दिया था अपने सारे राजस्व कर्मचारियों को कि वो प्रत्येक गांव से किसानों की जो संख्या है उसका पूरा हिसाब किताब दे। किसानों की संख्या कितनी है, साल में कितने किसान है, पूरे साल के अंदर ये संख्या जो है उसके लिए उन्होंने आदेश पारित कर दिया था कि आप हमें ये बताएं कि प्रत्येक गांव के अंदर कितने किसान रहते हैं, सालाना उनका क्या किया जाए, हिसाब रखा जाए। फिर भी जो पूरी जमीन है उसकी नपाई नहीं की जा सकी, क्यों, क्योंकि 40% भूमि के ऊपर क्या थे, जंगल थे, और जंगलों की जो पैमाइश है वो करना क्या था, बहुत मुश्किल काम था। सबसे बड़ी जो है समस्याएं थी ये। इसके अलावा जो है भू राजस्व प्रणाली के टाइम में एक बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर चलाई गई थी, मनसबदारी, और इसे नौकरशाही तंत्र कहा जाता था, जो प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। और मनसबदारी के अंदर जो मनसब शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, अरबी भाषा का, और इसका अर्थ होता है पदवी धारण करना, पदवी धारण करना। अरबी भाषा का ये शब्द है, इसका अर्थ है पदवी धारण करना। यानी कि राजा जो है अपने जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनको मनसब प्रदान करता था। मनसब का मतलब उनको क्या देता था, पदवी देता था। और इसी के कारण जो है एक नई व्यवस्था जो है मुगल प्रशासन के अंदर चली जिसका नाम था मनसबदारी व्यवस्था। इसके बारे में हम हमारा जो आगे का अध्याय आएगा उसके अंदर विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, जानेंगे कि मनसबदारी प्रथा क्या थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है चांदी का बहाव। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।